नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 3% से भी कम होकर 2.89 लाख होने के साथ ही लगातार घट रही है। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की और ये भी कहा कि किसानों की खुशी में ही उनकी खुशी है। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को किसान हित में लिया गया फैसला बताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रांतियां हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कृषि कानूनों को किसी भी कसौटी पर परखा जा सकता है। खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसी रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। किसान संवाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जुड़े हर मुद्दे को छूने की कोशिश की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कृषि कानूनों पर खुलकर मन की बात की। कानूनों को लेकर फैली भ्रांतियों का शायद ही कोई पहलू हो जिस पर प्रधानमंत्री न बोले हों। पीएम ने कृषि सुधारों पर अन्नदाता को भरोसा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पास हर सवाल का जवाब था। बहुत सी सहकारी और निजी कंपनियां किसानों से, दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं। ये मॉडल कितने वर्षों से चला रहा है। क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी संस्था ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना एकाधिकार कर लिया? क्या आप उन किसानों और उन दुग्ध उत्पादकों की सफलता से परिचित नहीं हैं जिन्हें डेयरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है? एक और सेक्टर है, यहां पर हमारा देश बहुत आगे है, वो है पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। आज भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। पूरे पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ स्थानीय खरीदार भी इस व्यवसाय में जुटे हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक्ट किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं
कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का अवसर मिले जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। कई किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर दुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई जगह किसान पहले से ही निजी क्षेत्र के साथ समझौता करके खेती कर रहे हैं और उनकी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों का पक्ष कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत किया है और उन्हें ज्यादा अधिकार दिए हैं। पीएम ने पशुपालन और पोल्ट्री के क्षेत्र में एग्रीमेंट के जरिए चल रहे सफल कारोबार का भी उदाहरण दिया। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर भी बोले और साफ किया कि किसान पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो अपनी फसल एमएसपी पर बेच सकते हैं, चाहे तो मंडी ले जा सकते हैं, या चाहे तो निर्यात कर सकते हैं और चाहे तो मूल्यवर्धन कर सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त भी जारी की। 7वीं किस्त में 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले गए। पीएम किसान योजना के तहत जारी की गई धनराशि 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 में हुई थी, लेकिन इसे दिसंबर 2018 से ही लागू माना गया। इस तरह योजना शुरू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। भाषण से पहले 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की। बात करने वालों में ऐसे किसान भी शामिल थे जो पहले से ही निजी क्षेत्र के साथ सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, बिहार के पटना, यूपी के लखनऊ और अमेठी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ओडिशा के जगतसिंहपुर और तमिलनाडु के चेन्नई में किसान चौपालों का आयोजन हुआ, जहां केंद्र सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने संबोधन किया। इसी के साथ समय है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 23.16% की वृद्धि दर्ज की गई है। 81,399.80 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 51.90 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 333,74,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 412,91,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 77,957 करोड़ 83 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48,56,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1050 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,95,899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। अब तक 57,83,122 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 16,865 करोड़ 81 लाख रुपए है, जिससे 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख जांच राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के साप्ताहिक मामले राष्ट्रीय औसत से कम हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत में कुल सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है। देश में कुल सक्रिय मामले इस समय 2,89,240 हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 2.86% तक सिमट गई है। राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से कम रह गई है। रोजाना आ रहे मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कुल सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 23,950 लोग पॉजिटिव पाए गए, वहीं इसी अवधि में देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 26,895 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 23,950 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं इसी अवधि में देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 26,895 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में शुद्ध रूप से 3,278 की कमी आई। देश में कुल कोविड जांच 16,42,68,721 के करीब पहुंच रही है। प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों की जांच की प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,98,164 लोगों की कोरोना जांच की गई। देश में कोरोना जांच की क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना जांच की अवसंरचना का लगातार विस्तार हो रहा है। देश में कोरोना जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या 2,276 हो चुकी है। औसतन रोजाना 10 लाख लोगों की कोरोना जांच के फलस्वरूप पॉजिटिव मामले गिरावट में है और इनमें लगातार कमी आ रही है। जांच सुविधाओं के विस्तार से जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिव मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वहां भी इनमें कमी आ रही है। ठीक होने वालों की संख्या इस समय 96,63,382 पर पहुंच गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.69% हो चुकी है। संक्रमण से ठीक होने वाले 75.87% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
एक दिन में संक्रमण से ठीक होने वाले सबसे ज्यादा मामले केरल से रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में एक दिन में 5,057 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में ये संख्या 4,122, जबकि पश्चिम बंगाल में ये संख्या 2,270 रही है। कोविड के 77.34% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रहे हैं। एक दिन में कोविड के सबसे अधिक 6,049 नए मामले केरल में रहे हैं, जिसके बाद 3,106 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र का नंबर रहा है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। गुजरात के जूनागढ़ जिले के खंगरोल गांव के 95 वर्षीय वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया ने गाजर की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर को विकसित किया है। आपको बता दें कि बायो फोर्टिफाइड गाजर की इस किस्म में बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद होती है। वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1943 में वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया जब लगभग 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने 5 एकड़ खेत में अपने पिता की मदद करने के लिए 5वीं कक्षा के बाद शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता की खेती में मदद करनी शुरू की। उनके खेतों में दाल, अनाज, मूंगफली, मक्का और ज्वार उपजाई जाती थी। साथ ही मवेशियों को खिलाने के लिए गाजर भी उगाई जाती थी। शुरुआत में इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हार न मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने गाजर की बायो फोर्टिफाइड किस्म को विकसित किया। वल्लभ भाई की इस खोज से इस क्षेत्र के 150 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिए ये आमदनी का प्रमुख स्रोत बन गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुवन गाजर की खेती की जा रही है। बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। वल्लभ भाई ने इस उपजाति की कृषि के साथ साथ संरक्षण एवं विकास का कार्य करना शुरू किया। इस किस्म के विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान इन्होंने बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना और घरेलू खपत तथा विपणन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से क्षेत्र में इसकी खेती की। मांग बढ़ने पर 1950 के दशक में इन्होंने इसकी खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू की। उन्नत किस्मों का चुनाव बीजों के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांव में बीजों का वितरण किया। इसके बाद इन्होंने व्यापक पैमाने पर बीजों की बिक्री करनी शुरू की। मधुबन बाजार की औसत उपज 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण से ग्रसित है।
साथ ही भारत की महिलाओं में आयरन की कमी से अनीमिया रोग आम है। ऐसे में गाजर की ये किस्म काफी लाभदायक हो सकती है। ये प्रजाति भारत के राष्ट्रीय पोषण नीति के संकल्पना की दिशा में 2022 तक पोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि सरकार ने वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया के इस कार्य की सराहना की। आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों को उनके उत्पाद अधिसूचित मंडियों के बाहर बेचने को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम APMC डील की तुलना में महाराष्ट्र में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस नए अधिनियम महा FPC की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों का अनुमान है कि सितंबर में कानून लागू होने के बाद से 4 जिलों में FPC ने अपने व्यापार से 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। Farmers are the member and owner or shareholder of this farmer producer company. So we are exclusively working with the shareholder of this organization. योगेश थोराट ने कहा कि राज्य में सोयाबीन की कीमत 3,800 रुपए थी, लेकिन किसानों को 4,200 रुपए मिले क्योंकि कंपनियों ने किसानों से सीधे उपज खरीदी। थोराट का मानना है कि भविष्य में प्याज और अन्य फसलों की खरीद और बिक्री मंडियों के बाहर FPC के माध्यम से बड़े पैमाने पर की जाएगी। इससे भविष्य में किसानों और व्यापारियों को काफी लाभ होगा। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।